गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं एक और नई कविता, एक अलग मनोदशा के साथ जो लिखी गई है। इनका नाम है कवि का भवानी प्रसाद मिश्र। इन्होंने इतनी गहराई से कविता लिखी है। अगर कभी आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे होंगे तो आपका भी शायद हृदय ऐसी ही धारणाओं में, ऐसे ही विचारों में हो रहा होगा, खोता होगा या खोया होगा। आप इन्हें अपने से कनेक्ट करके देखेंगे, कभी ना कभी जीवन में एक बार जरूर आपने ये सब कुछ महसूस किया होगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली से दो लाइनें थी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो। मतलब कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू। मतलब इंसान को अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रगतिशील करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ठहरे पानी की तरह बन जाएं, क्योंकि कहते हैं कि ठहरे पानी में ही कीड़े पलते हैं। इसलिए आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना चाहिए। यही जीवन की असली जीत होती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ था ये देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, साहित्यकार वही लिखता है जो वो देखता है अपने आसपास, अपने समाज में। तो इन्होंने सतपुड़ा के जंगल क्यों लिखा होगा, आप अपने आप सोच सकते हैं कि ये एमपी से हैं और सतपुड़ा जो ये रेंज है ये भी एमपी में पड़ती है। इन्होंने वहाँ के बारे में जो भी देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में इनके मन में ख्याल आए होंगे। और एक कवि जो होता है वो अपने ख्यालों को दबा के रख ही नहीं सकता। उसकी कलम खुद ब खुद चलने लगती है, शब्द स्वयं ही अपने आप मन में आने लगते हैं। तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि लिखी हैं इन्होंने। इनके सम्मान देखो तो साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, मध्य राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत हैं। इनकी मृत्यु 1985 में हुई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सहजता पूर्वक लिखा है। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि लोगों की समझ में ना आए, या जो है ना बहुत जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके आसपास इस व्यक्तित्व के होते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनको समझ ना पाए। उनको लगता है कि जब लोग उनको समझ नहीं पाएंगे तो लोग उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल से इज्जत आती है किसी व्यक्ति के लिए, वो तब आती है जब इंसान उसे दिल से ही समझ पाता है। तो ये लेखन में बहुत सहज इन्होंने लिखा है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें भी ये प्रमुख थे। यानी ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे देश आज़ाद कराने के लिए, उसमें भी बहुत सक्रिय रूप से भागीदार रहते थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। यानी ये गांधी जी के जो विचार थे उनके प्रबल समर्थक थे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ा है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जी किसी का विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ी की नीली चोटी भी जैसे परिवार का अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और नृत्य के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम
श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। मतलब इन्होंने व्यंग लिखा है, इन्होंने सवाल पूछे हैं समाज से, लेकिन वो ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं कि जिनसे क्रांति आ जाए, बल्कि वो इस तरीके से पूछे हैं कि उसमें सृजनात्मकता है। वो कुछ नया अपने साथ में सल्यूशन लेकर आ रहे हैं, समाज को नई दिशा दे रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। आदर्शवाद रूप कह सकते हैं, आदर्शवादी रूप में इन्होंने लिखा है। गांधी जी पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। घर की याद कविता के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। यानी ये कविता जब लिखी है इन्होंने घर की याद, तो ये जेल में रहते हुए लिखी है। इस समय ये जेल में थे और अचानक एक दिन इनको बहुत ज़्यादा घर की याद आती है। तो उसी समय जो एक कवि के अंदर मनोभाव फूटे, उन्हीं को उन्होंने शब्दों की मालाओं में पिरोकर एक कविता बना दिया। जैसे एक साधारण इंसान अगर दुखी होगा, किसी समय उसे किसी की याद आएगी तो वो क्या करेगा? गाने सुनेगा, डांस करेगा, या फिर वो रोएगा बैठ के। लेकिन जब एक कवि को किसी चीज़ की अत्यंत पीड़ा सताती है, तभी अत्यंत खूबसूरत कविता, या कहते हैं ऐसी कविता निखर के आती है कि वो लोगों के दिलों पर सदियों सदियों तक राज करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, यानी एक एक करके उसको सबकी याद आने लगती है। घर के अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब कविता स्टार्ट होती है, शीर्षक है घर की याद। क्योंकि उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उन्होंने उसी बेस पे लिखा है, इसलिए इसकी कविता का शीर्षक भी यही है। तो जो पहला ये हमारा छंद है, इसमें आपको दिखाया गया है कि वहाँ का सजीव चित्रण किया गया है। कैसा परिवेश था जहाँ पर ये बैठ के लिख रहा है। तो लाइन है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी बारिश हो रही है, भयानक बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती रही है, और उस बारिश में इनको जो याद आ रही है कवि को, वो किसकी आ रही है? अपने घर की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्राण निकल जाएंगे। और ऐसा होता है शायद, जब आप किसी ऐसे मौसम में होते हैं तो आपको जो बहुत प्यारा होता है उसकी आपको बहुत याद आती है। और अगर आप घर से दूर हैं तो घर की याद आना लाजमी है। अगली लाइन है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिर मतलब ऐसे तो तैरना है, लेकिन जैसे होता है कि नजर में तैर रहा है घर। तो ये तो एक साहित्यिक भाषा हो गई, लेकिन अगर इसका आप व्यवहारिक इसका अर्थ निकालेंगे, तो मतलब जब बारिश को वो घिरते देखते हैं तो वो अपने घर की बहुत याद कर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने अपने घर घर के वो दृश्य झलक रहे हैं जो उन्होंने अपने घर में बिताए थे, शायद ऐसे ही बारिश के मौसम में। अगले है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहे हैं कि मुझे वो घर मेरी नज़रों के सामने तैर रहा है जो घर मुझसे बहुत दूर है अभी, और घर मेरा जो है वो खुशियों से भरपूर है। मतलब घर जो खुशियों से भरा समंदर होता है वो मुझसे दूर है। इंसान की सबसे प्यारी हसीन यादें अपने घर में ही होती हैं। अगला है, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परताप के घर। मतलब घर में चार भाई, मतलब इनके घर में कितने भाई हैं? चार भाई। मायके में बहन आई, बहन कहाँ आई है? ससुराल से मायके आई होगी। बहन आई बाप के घर, बहन कहाँ आई होगी? मायके में, अपने बाप के घर समझकर। हाय रे परताप के घर, लेकिन वह घर कैसा बन गया होगा इनकी बहन के लिए? परिताप यानी दुख का कारण बन गया होगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मेरे घर में चार भाई हैं, मेरी बहन मायके से आई होगी। बहन तो आई होगी अपने बाप के घर, यानी खुशियाँ मनाने जाती हैं बहनें जब मायके आती हैं,
तो मायके में खुशियाँ छा जाती हैं, वो खुशियाँ ढूँढने आती हैं, लेकिन जब आई होंगी तो उनके लिए यही मायका जो है, यही घर जो है, वो दुखों का कारण बन गया होगा। क्यों? घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की कब इतने जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मतलब ये कह रहे हैं कि घर में जो सब एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहते थे, सब इतना कब जुड़े थे जितना अब जुड़े होंगे। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, भुजा भाई, प्यार बहनें। मतलब भाई जो होते हैं वो ताकत होते हैं और बहनें जो होती हैं वो प्यार होती हैं, वो संबल होती हैं भाइयों का। तो वही ये कह रहे हैं कि भुजा भाई प्यार बहनें। अगला है और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुःख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसके गोद में सिर, रख लिया तो दुःख नहीं फिर। मतलब कह रहे हैं मेरी एक माँ भी है उस घर में, जो कि बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वो दुःख में इतना निखर गई है। मतलब कहते नहीं है कि एक समय के बाद में आपकी जो योग्यता है, वह योग्यता आपकी डिग्रियों से नहीं, आपकी सिचुएशंस से देखी जाती है कि आप किन परिस्थितियों में कैसे खुद को और अपने परिवार को सँभालते हैं। कैसे आप अपनी जो आपकी ज़िंदगी है, उसको किस तरीके से जीते हैं। इस ये पैरामीटर हो जाता है, ये परिमाप हो जाता है आपके जीवन को मापने का कि आप कितने कुशल हैं। ना कि डिग्रियों में आपके कितने नंबर आए हैं, ये बहुत पीछे छूट जाती है। बहुत शुरुआत की बात होती है कि कोई आपके नंबर पूछेगा, लेकिन जीवन में आप कितने सफल हैं, ये चीज़ आपके जीवन के सक्सेस को देखकर या अपने दुखों में कैसे अपना जीवन गुजारा है, उसको देखकर महसूस की जाती है। और आगे कह रहे हैं, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुःख नहीं फिर। मतलब एक थका हारा जो मतलब कहते हैं ना, आप कितने भी बड़े हो जाएँ, आप कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन आप कभी महसूस करिए कि आप जब बहुत दुखी होते हैं तो आपको माँ की ही याद आती है सबसे ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि अगर माँ मिल जाएँ, उनके पास मैं थोड़ा समय बिता लूँ, उनसे फिर से वही बच्चा बन जाऊँ, माँ के सामने मन करता है। और आप जब भी ऐसा करते हैं तो आप उस क्षण के लिए आप सब दुख और सब कुछ भूल जाते हैं। इतना वात्सल्य होता है माँ की ममता में कि आप सारे दुख भूल जाते हैं। अगली लाइन है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कह रहे हैं माँ की जो स्नेह धारा है, माँ का जो वात्सल्य है, जो ममता है, का यहाँ तक भी पसारा, कि मतलब मैं इतनी दूर हूँ फिर भी हमें अपनी माँ का जो उनके अंदर जो प्रेम की हिलोरें उमड़ रही होंगी, उनका मैं संबल पा रहा हूँ। आज यहाँ तक भी मुझे उनके प्रेम का वो एहसास हो रहा है। लेकिन क्या करूँ, मेरी माँ को लिखना नहीं आता क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो पक्का मुझे पत्र लिखती, ज़रूर लिखती मेरे लिए, वो ज़रूर पत्र लिखती और मैं उसका पत्र पढ़ पाता। लेकिन मेरी माँ नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी उसके हृदय में जो प्रेम मेरे लिए है, उसका अनुभव मैं यहाँ इतनी दूर रहकर भी कर पा रहा हूँ। आगे की लाइन है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कह रहे हैं और एक मेरे पिताजी हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कह रहे मेरे पिताजी जो सच में वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको बुढ़ापे ने उनको अपनी गिरफ्त में नहीं लिया है। वो अभी तक भी दौड़ते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे? शायद अपने बच्चों के लिए, शायद अपने परिवार के लिए, संबल बनने के लिए, क्योंकि दुख का इतना बड़ा पहाड़ इनके परिवार पे आ गया है, क्योंकि कवि स्वयं जो है वो जेल में है और उसके जो भाई हैं, उसकी जो बहनें हैं, माँ है, सब दुखी होंगे घर में। तो उन सबको बाकी जो घर के सदस्य हैं, उनका मजबूत संबल बने रहने के लिए हमारे पिता ऐसे ही रहते होंगे। और अक्सर आपने देखा है, जब हम लोगों के घर पे कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो हमारे जो पिता होते हैं वो अपने जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनको वो कहीं दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं और वो परिवार के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आगे लाइन है, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल दे बादल गरजता, काम में झंझाल रजता।
मतलब कह रहे हैं कि वो मौत से भी नहीं डरते, हिचकते नहीं हैं। शेर के आगे भी वो कभी नहीं बिचके, कभी नहीं डरे। बोल में बादल गरजता, बोलते कैसे हैं? ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हों, इतनी कड़क आवाज़ है, इतनी शक्ति है उनकी आवाज़ में। काम में झंझा लरजता, मतलब काम कैसे हैं? काम में जैसे बिजलियों की कौंध हो। मतलब इस तरह वो अपने समाज के अपने परिवार के सामने इस दुख की घड़ी में चट्टान बनकर खड़े हैं। ना तो उन्हें बुढ़ापे की फिक्र है, ना तो उनको से मतलब बड़ी बड़ी समस्याओं से शेर का मतलब यहाँ पे शेर नहीं है एग्जैक्ट, जैसे बहुत कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन बाप को पता है कि वही एक परिवार का संबल है, तो वो इस तरह मजबूती से खड़े रहते हैं कि जैसे शेर के सामने भी कोई इंसान न डरे। और काम में बादल और बोल में बादल गरजता, बोल कैसे हैं उनके? जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो सकती है उनके बोलने में। उनके काम में जैसे काम में झंझाल रजता, यानी काम जो है उनके वो इस तरह से हैं जैसे बिजलियां जो होती हैं, बिजलियों की जो कौंध है वो भी उनके आगे कम पड़ जाती है। आगे है, आज गीता पाठ करके दंड 208 करके, खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कह रहे हैं आज गीता पाठ किया होगा उन्होंने, 260 दंड किए होंगे, खूब मुगदर हिलाया होगा, यानी मुगदर इन द सेंस खूब वो पहलवानी कुश्ती करते। मूठ उनकी मिला लेकर, वो क्या पहलवान पिताजी हैं हमारे, तो उनका किया है कि वो सुबह सुबह उठे होंगे, गीता पाठ किया होगा, दंड करे होंगे, और उन्होंने मुगदर हिलाए होंगे, बड़े बड़े जो योद्धा होंगे उनको पछाड़ा होगा। ये सब क्यों कर रहे होंगे उनके पिता? ऊपर से ऐसा दिखाने के लिए अपने परिवार को कि देखो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब सही कर लूंगा, वो वाली भावना के साथ। जबकि नीचे आए होंगे नयन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कह रहे हैं जब सब होंगे तब तो ऐसे ऐसे किया होगा मेरे पिताजी, लेकिन जब अकेले आए होंगे, नीचे आएंगे, मतलब जब अकेले आए होंगे, तो उनके नयन यानी जो नेत्र हैं वो अवश्य ही जल से भर गए होंगे। हाँ, ये पानी गिर रहा है, मतलब ये यहाँ पे पानी कौन सा गिरा? हमारे पिताजी की आंखों से, यानी उनके अश्रुधारा बही होगी। घर नजर में तिर रहा है, और मुझको वो सब बहुत याद आ रहा है। आगे फिर वही लाइन है कि चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। यानी जब इनके पिताजी आए होंगे तो इनके चार बेटे दिखे होंगे, चार बेटियां दिखी होंगी। भुजा भाई यानी ताकत, हमारे जो भाई हैं वो हमारे पिताजी की क्या ताकत होंगे। भुजा का मतलब होता है शक्ति, शक्ति का ये जो है एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं भुजा से कि उनकी शक्ति होंगी। प्यार बहनें, बहनों को प्यार कहा जाता है कि बहनें जब मायके आती हैं 2 4 5 10 दिनों के लिए, तो सब माहौल बदल जाता है। पिताजी बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिन बाद उनके सब बेटी बेटियां एक साथ मिलते हैं, इसलिए बहन भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या राधा खड़े होंगे, वल्लभ श्री नजर हरिवल्लभ। उनको पड़े होंगे। कह रहे हैं या तो वो आपस में खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, मतलब वो कुछ कर रहे होंगे मेरे भाई बहन। और जब मेरे पिताजी आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा अपने चारों भाइयों को, अपने चारों बेटों को और अपनी चारों बेटियों को एक साथ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। क्या कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जिनको आज तक बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा, वो जरूर रो पड़े होंगे यहाँ पर। क्यों रो पड़े होंगे? पांचवें का नाम लेकर। पांचवा कौन? श्याम भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, और कह रहे हैं कि जब उन्होंने मेरे चारों भाइयों को और चारों बहनों को देखा होगा तो उन्हें मुझे मेरी याद जरूर आई होगी, मुझ पांचवें की। तभी कह रहे हैं कि पांचवें का नाम लेकर रो पड़े होंगे बराबर, मतलब मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। आगे लाइन है, पांचवा मैं हूँ अभागा, सोने पर
जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कह रहे पांचवा कौन है? मैं अभागा हूँ। पांचवा मैं अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। लेकिन पिताजी क्या कहते थे? ये मेरा सोने पर सुहागा है, यानी जो सबसे अतिशय प्रिय होता है, हम उसको ऐसा कहते हैं। और खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए अपना सबसे छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। वो सबसे ज़्यादा प्यार उसको करते हैं और उसको सभी प्यार करते हैं, उसके भाई बहन भी बहुत प्यार करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके 100 बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कह रहे हैं आज उनके 100 बेटे, सोने पर सुहागा कहते थे ना, बाकी 4 बेटों को सड़ कहा है और इनको सोने, सड़ पे भी सुहागा मैंने सोने से भी सुंदर कहा है। तो वही कह रहे हैं कि आज जो उनके सोने जैसे बेटे होंगे, वो उनको देखकर थोड़ा-सा सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, मैं जो उन पर सुहागा था, जिनकी जिनको वो मुझ जब वो मुझे उन अपने 4 सोने जैसे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, तो मैं आज उनके लिए अभागा बन गया हूँ, क्योंकि मैं आज घर में नहीं हूँ। और माँ ने कहा होगा दुःख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी यानी भवानी प्रसाद मिश्र के लिए। तो माँ ने क्या कहा होगा जब पिताजी रोए होंगे आज, जो आज तक जिनको कोई दुख नहीं व्यापा, वो शेर के सामने नहीं डरे, बड़े बड़े मुसीबतों से नहीं डरे, और आज जब अपने एक बेटे को न पाकर वो दुखी हुए होंगे, रोए होंगे, तो माँ ने क्या कहा होगा? और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ कितने दुख के साथ, माँ का दिल ऐसा होता है, जो माँ से ज्यादा दुखी कोई नहीं होता बच्चे के लिए। लेकिन जब माँ ने पिताजी को रोते हुए देखा होगा, कि जो चट्टान जैसे हैं कभी फिसले नहीं, उनके भी आंसू आ गए रोते हुए देखा होगा, तो माँ ने अपना दुख कैसे छुपा कर पिता से कहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। कि क्यों रो रहे हो, आंखों में आपके पानी क्यों है, अश्रु क्यों है, भवानी जहाँ भी है वो अच्छा है, वो ठीक रहेगा। मतलब कहते हैं माँ और पिताजी एक परिवार के, इसीलिए इनको दो, मतलब दो समझ लीजिए इंजन होते हैं हमारे परिवार के, कि जब पिताजी कमजोर पड़ते हैं तो माँ उनका संबल बनती हैं, और जब माँ कमजोर पड़ती हैं तो पिताजी उनका संबल बनते हैं। आगे है, वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ उनको समझा रही होंगी कि वो तुम्हारा मन समझा होगा, क्योंकि तुम मुसीबतों से नहीं डरे, और कुछ अपनापन पाकर गया है सो ठीक ही है। मतलब देश के लिए जब वो लड़ने निकला है, तो ये ठीक ही है, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है। यानी ये जो मेरे छोटे बेटे के अंदर ये बगावत की जो ये ललक आई है, जो उसके अंदर ये क्षमता आई है, जो वो इन कुरीतियों से लड़ने के लिए बढ़ा है आगे, तो ये कहीं ना कहीं आपसे ही पाया हुआ उसका अपनापन है, आपसे ही पाई हुई ये सीख है। आगे है, पाम जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अम्मा क्या समझा रही होंगी पिता को, कि अगर वो अंग्रेजों के सामने, या जो भी गलत करने वाले लोग हैं उनके सामने अगर वो झुक जाता, तो मेरी कोख को लजाता, यानी मुझे लज्जित कर देता, कि वो मेरा जना बेटा है, मैंने उसे पैदा किया है, तो वो मुझे लज्जित करता। अगर वो हट जाता, मतलब जो है प्रॉब्लम्स के सामने, समस्याओं के सामने अगर वो कमज़ोर पड़ जाता, तो वो मुझे लज्जित कर देता। और आप रो मत, आप कमज़ोर मत पड़ो, पिताजी से कहा होगा मेरी माँ ने, कि आप कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि आपको कमज़ोर होते देख जो मेरे बाकी 4 बच्चे और हमारे 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, वो भी रो पड़ेंगे। तो आगे है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तो पिता ने क्या कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा कि कितना सहते हुए ये बात पिताजी बोल रहे हैं, मतलब अंदर क्या महसूस हो रहा होगा और बोल क्या रहे हैं, कि
कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, यानी धैर्य मैं कहाँ खो रहा हूँ। यानी पिताजी ने फिर माँ को समझाया होगा कि देखो ना तो मैं धैर्य खो रहा हूँ और ना ही मैं रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। तो अब कवि कह रहा है, किससे कह रहा है, मतलब प्रकृति से कह रहा है, इन द सेंस वो खुद से कह रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि कोई ऐसा मार्ग होता कि वो कह पाता अपने पिताजी से क्या, कि हे सजीले हरे सावन, हे प्रकृति, है कि मेरे पुण्य पावन, अगर मेरे पुण्य यानी अगर मेरे कर्म पवित्र हैं तो तुम बरस लो वे न बरसें, तुम बरस लो बारिश हो रही लेकिन मेरे पिताजी ना बरसे, यानी मेरे पिताजी ना रोएं, पांचवें को वे न तरसें, मुझे वो ना तरसें, मेरी याद ना करें इतनी और वो ना रोएं। कवि का भाव ऐसा है कि किसी तरह उनके पिता तक ये संदेशा पहुंच जाए कि वो दुखी ना हुए। और आगे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं मजे में हूँ, मुझे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, भले ही मैं जेल में हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, ये सही बात, मैं ये सही बात है कि मैं मजे में हूँ, लेकिन बस घर नहीं है यहाँ मेरा। आगे कह रहे हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन ये जो बस है कि बस घर नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। घर से दूर होना इजी नहीं है। जब तक आप घर में रहते हैं घर वालों के साथ तब तक लगता है कि अकेले रहेंगे ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन जब एक बार आप ज़िंदगी के अकेले सफ़र पे निकल लेते हैं तब आप ही को पता होता है कि आप कितना घर को मिस करते हैं, कितना कुछ खो देते हैं, और आप कभी कह भी नहीं पाते घर वालों से। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं रोज़ फ़ोन करके कि सच में आज मम्मी बड़ी याद आ रही है तुम्हारी, बहुत बार बहुत याद आती है, आप अकेले ही रोते हैं और अकेले ही सब कुछ सहते हैं। तो वही है कि किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है, मतलब ये इतना बड़ा बस है कि इसी की वजह तो इससे तो सब कुछ विवश है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु प्रकृति इससे क्या कहना चाह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, कि ये बस मेरे लिए तो बहुत बड़ा है कि मैं घर से दूर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी से ऐसा मत कह देना कि ये दुख मेरे लिए सच में बहुत बड़ा दुख है, बल्कि उनको आप धैर्य देना और उनसे ये कहना कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। भवानी प्रसाद मिश्र जी चाहते हैं कि किसी तरह प्रकृति के द्वारा उनके पिताजी को यह संदेशा मिल जाए कि मैं यहाँ काम भी करता हूँ, आपका नाम कर रहा हूँ, मैं आपका नाम करने के लिए यहाँ पर हूँ, इसलिए आप दुखी मत हो। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, कि लोग ये चाहते हैं कि आपसे कह सकें कि आपके बेटे ने नाम किया है और आप कुछ भी शोक मत करो। कि आगे लाइन, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। क्या कह रहे हैं, प्रकृति से एक तरीके से बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके पिताजी को पता चले कि मैं यहाँ मस्त हूँ और समय काटने में व्यस्त हूँ, बस समय काटना है। मेरा वजन जो है वो 70 किलो हो गया है और मेरा भोजन बहुत ढेर है, मैं बहुत भोजन कर रहा हूँ, मेरा वजन 70 हो गया और मैं बहुत मस्त हूँ। कुल मिला के अपना वजन और अपना भोजन बताने से क्या मतलब है कि उनके पिताजी को ये संबल मिल सके, उन्हें ये पता मिल सके कि उनका बेटा दुखी नहीं है जेल में, वो भूखों जेल में नहीं मर रहा है, उसे किसी तरह की सजाएं नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि जब इतनी दूर है अपने पिता से जेल में तो पिता को ये आशंका भी होना जरूरी है कि क्या पता मेरे पिता बेटे को मार पड़ रही हो, उसे भोजन मिला हो ना मिला हो, वो कितना दुबला हो गया होगा, ये सारी कल्पनाएं तो उठती हैं एक पिता एक माँ के मन में। तो आगे है, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं।
आप क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि कहना कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मस्त हूँ एकदम, और जो भी दुख है उनको एकदम हिम्मत के साथ जो है उनसे लड़ रहा हूँ, और कहना मैं एकदम मस्त हूँ। हकीकत मत बता देना। कवि हकीकत में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दुखी है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके पिता को पता चले कि वो दुखों से लड़ते लड़ते जैसे एक डूबता हुआ सूरज एकदम अपनी रोशनी के बुझने जैसा हो जाता है, वो उस तरह असहाय महसूस कर रहा है। उसके पिता को ये ना पता चले, इसीलिए कह रहे हैं कि यो न कहना अस्त हूँ मैं। आगे, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि सच में ऐसा मत कहना कि जैसा है एक्चुअल में वैसा वैसा मत कहना, मतलब सच मत बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, मतलब कह रहे हैं मेरी जो हकीकत है वो ऐसी है कि मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मैं बुझ चुका हूँ, मेरी जो जिंदगी की शक्तियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, मुझे आदमी के सामने आने से भी डर लगता है, मैं चाहता हूँ मैं अकेले किसी कोने में पड़ा रहूं, मेरा जीवन का जो लक्ष्य था, मेरे जीवन का दिया एक तरीके से बुझता जा रहा है, लेकिन ये मेरे पिता से ये सब मत कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। प्रकृति से क्या कह रहे हैं कि कह न देना मौन हूँ मैं, मतलब कह रहे हैं मैं इतना दुखी हो गया हूँ जब से यहाँ आया हूँ, इतने मैंने कष्ट सहे हैं कि मैं एक तरह से पूरी मौन हो चुका हूँ। इंसान मौन कब होता है, जब वो बहुत अधिक दुख झेल लेता है, तब एक स्थिति आती है व्यक्ति के जीवन में, जब वो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो चुप हो जाता है, वो लोगों से हटने लगता है, अकेलापन ढूंढता है, अंधेरा ढूंढता है। तो वही ये कह रहे हैं कि ये सब मत बता देना उनसे, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कह रहे हैं प्रकृति जब मेरे पिताजी से बात करे तो ऐसे बात करे कि उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो, उन्हें कोई शक नहीं दे देना, उन्हें कुछ बक मत देना। आगे क्या कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कि कह रहे हैं कि अरे सावन तुम बरस लो, तुम्हें जितना मर्जी हो बरसो, लेकिन मेरे राधा पिताजी ना बरसें वल्लभ श्री और हरिवल्लभ। वो मुझे ना तरसें, मतलब मेरे को लेकर वो इतने व्याकुल ना हो कि मेरे लिए वो रो पड़े। तो ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, जो इन्होंने लिखी थी अपने जेल में जब ये थे देश आज़ाद कराने के टाइम पर, और एक दिन इन्हें बड़ी घर की याद आई तब उन्होंने ये पूरी कविता लिखी थी। ये मैंने आपके लिए कविता और उसके भावार्थ के सहित समझाई है। आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।